नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, विवेकानंद चिकित्सा अनुसंधान न्यास में 2 माह में कैथ लैब की मिलेगी सुविधा। संयुक्त किसान मंच ने किसानों बागवानों से जुड़ी विभिन्न मांगों के समर्थन में किया धरना प्रदर्शन। 27 सितंबर को हिमाचल बंद का किया ऐलान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भूपेंद्र पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनने पर दी बधाई। कहा, भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात प्रगति के पथ पर होगा अग्रसर। राजधानी शिमला में लगातार हो रही बारिश से जगह जगह भूस्खलन का दौर जारी। महली शोगी बाईपास पर पलक झपकते ही ढह गई एक भवन की दीवार। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नागरिक अस्पताल पालमपुर में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश ने 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की पात्र आबादी का 100% टीकाकरण सफलतापूर्वक पूर्ण कर देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश में अब तक पहली और दूसरी खुराक सहित 74 लाख से अधिक खुराकें लोगों को लगाई जा चुकी है। आज प्रदेश में केवल 1500 सक्रिय मामले हैं। राज्य सरकार कोरोना को नियंत्रित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पहले जहां देश में 32 आईसीयू सुविधाओं के साथ 440 बिस्तरों वाले 11 समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र थे, वहीं वर्तमान में प्रदेश में इस प्रकार के 80 केंद्र हैं, जहां 880 आईसीयू बिस्तरों के साथ 8,765 बिस्तर की सुविधा है, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर 11,000 बिस्तरों तक बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नागरिक अस्पताल पालमपुर में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश ने 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की पात्र आबादी का 100% टीकाकरण सफलतापूर्वक पूर्ण कर देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। इससे पूर्व उन्होंने पीएम केयर्स के अंतर्गत नागरिक अस्पताल पालमपुर में नए स्थापित किए गए पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र जनता को समर्पित किया। यह संयंत्र 100 बिस्तरों को ऑक्सीजन प्रदान करेगा। इस संयंत्र के निर्माण में 2 करोड़ रुपए की लागत आई है। उन्होंने जोनल अस्पताल धर्मशाला में संवर्धित पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र भी जनता को समर्पित किया। यह ऑक्सीजन संयंत्र जोनल अस्पताल में इस वर्ष मार्च से ही क्रियाशील था और सीएसआर के अंतर्गत हाल ही में इसकी क्षमता 300 एलपीएम से बढ़ाकर 800 एलपीएम की गई। यह संयंत्र जोनल अस्पताल के 175 ऑक्सीजन युक्त इंडोर ब्लॉक को सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डीसी ऊना, एचसी हरोली और पालकवाह में नवनिर्मित पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र जनता को समर्पित किए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा प्रदत्त डीसी एचसी पालकवाह में स्थित एक पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र 34 बिस्तरों को ऑक्सीजन की सुविधा प्रदान करेगा। डीसीएचसी हरोली में स्थित ऑक्सीजन संयंत्र मैसर्स नेस्ले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान किया गया है और यह 50 बिस्तरों को ऑक्सीजन की सुविधा प्रदान करेगा। इन दोनों प्लांट की क्षमता 500 एलपीएम प्रति प्लांट है। जोनल अस्पताल ऊना में पीएम केयर के अंतर्गत लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से 1000 एलपीएम क्षमता का पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किया गया है, जो 174 बिस्तरों को सुविधा प्रदान करेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे केवल आलोचना में विश्वास रखते हैं, क्योंकि 50 वर्षों से अधिक समय तक सत्ता में रहते हुए वे स्वास्थ्य क्षेत्र की दयनीय स्थिति को भूल चुके हैं। एक समय में राज्य में केवल 2 ऑक्सीजन संयंत्र आईजीएमसी शिमला और आरपीएमसी टांडा में थे, लेकिन वर्तमान में हिमाचल ने इस घातक संक्रमण के विरुद्ध अपनी स्वास्थ्य क्षमता को बढ़ाया है और राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में 2200 से अधिक ऑक्सीजन संयंत्र हैं। मुख्यमंत्री ने कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में प्रदेश को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य में 100% टीकाकरण का कार्य आसान नहीं था। लाहौल स्पीति 100% टीका करने का लक्ष्य हासिल करने वाला प्रदेश का पहला जिला है। इसके पश्चात जिला किन्नौर ने 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त किया। प्रदेश सरकार ने बड़ा बंगाल में हेलीकॉप्टर के माध्यम से टीकाकरण की विशेष व्यवस्थाएं की। मलाना प्रदेश का दूसरा सबसे दुर्गम क्षेत्र है और यहाँ पर भी टीकाकरण के विशेष प्रबंध किए गए। उन्होंने संकट के इस कठिन समय में जनसेवाएं प्रदान करने के लिए कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त किया। पार्टी बहुत ही पुण्य का कार्य जो है वो समाज सेवा के रूप में कर रहा है।
और समाज के लिए ये एक उदाहरण आने वाले समय में देने के लिए हमारे पास होगा। जिस प्रकार की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करा करके सारे विषयों का विचार करने के बाद आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहे, उसके लिए कायाकल्प, आदमी अगर स्वस्थ नहीं है तो उसका इलाज कैसे हो, उसके लिए हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं, और उसके बाद आयु के एक दौर में गुजरने के बाद जब बुढ़ापा आता है तो सीनियर सिटीजन होम जो है यहाँ साथ में विश्रांति करके और उसको भी साथ में जोड़ा गया है। पूरे जीवन की सारी बातों को जोड़ करके एक स्थान ये यहाँ पर इस प्रकार से तैयार हो रहा है और हमें इस बात की खुशी है। आदरणीय श्री शांता कुमार जी और आदरणीय श्री जयप्रकाश जी इस काम को जिस प्रकार से अपने दिल के साथ जोड़ करके कर रहे हैं, ये हमारे लिए प्रसन्नता है। मुख्यमंत्री एवं विवेकानंद चिकित्सा अनुसंधान न्यास के मुख्य संरक्षक जयराम ठाकुर ने विवेकानंद चिकित्सा अनुसंधान न्यास द्वारा जनता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर खुशी व्यक्त करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और अन्य ट्रस्टियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में न्यास द्वारा अपने परिसर में लोगों को 2 प्रमुख सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। शांता कुमार ने दशकों पहले क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का सपना संजोया था और वर्तमान में ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने यह साबित किया है कि यदि नेक और पवित्र हृदय से उद्देश्य तय किया जाए तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मुख्यमंत्री एवं विवेकानंद चिकित्सा अनुसंधान न्यास के मुख्य संरक्षक जयराम ठाकुर ने विवेकानंद चिकित्सा अनुसंधान न्यास द्वारा जनता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2005 में कायाकल्प में एक क्लस्टर उपचार प्रणाली के अंतर्गत योग, नेचुरोपैथी, पंचकर्म और फिजियोथेरेपी सेवाएं आरंभ की गई थी। उन्होंने कहा कि विवेकानंद अस्पताल को स्थापना की प्रारंभिक अवधि में बहुत सारी बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और वर्षों के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2012 में इसे शुरू किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि हिमाचल प्रदेश में कायाकल्प पहला आयुष अस्पताल है जिसे अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा अनुशंसा प्रदान की गई है। इस अस्पताल में जीवन शैली से संबंधित रोगों के उपचार में देश विदेश में अच्छा नाम कमाया है। पार्टी बहुत ही पुण्य का कार्य जो है वो समाज सेवा के रूप में कर रहा है और समाज के लिए ये एक उदाहरण आने वाले समय में देने के लिए हमारे पास होगा। जिस प्रकार की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करा करके सारे विषयों का विचार करने के बाद आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहे, उसके लिए कायाकल्प, आदमी अगर स्वस्थ नहीं है तो उसका इलाज कैसे हो, उसके लिए हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं, और उसके बाद आयु के एक दौर में गुजरने के बाद जब बुढ़ापा आता है तो सीनियर सिटीजन होम जो है यहाँ साथ में विश्रांति करके और उसको भी साथ में जोड़ा गया है। पूरे जीवन की सारी बातों को जोड़ करके एक स्थान ये यहाँ पर इस प्रकार से तैयार हो रहा है और हमें इस बात की खुशी है। आदरणीय श्री शांता कुमार जी और आदरणीय श्री जयप्रकाश जी इस काम को जिस प्रकार से अपने दिल के साथ जोड़ करके कर रहे हैं, ये हमारे लिए प्रसन्न है। बागवानों को मंडियों में सेब के सही दाम न मिलने और संकट के समय में सरकार के अपेक्षापूर्ण रवैये के खिलाफ संयुक्त किसान मंच ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ शिमला के शेर पंजाब से जिला उपायुक्त कार्यालय तक विरोध स्वरूप रैली निकाली और प्रदर्शन किया। किसान सभा के अध्यक्ष व मंच के सदस्य कुलदीप सिंह तंवर ने बताया कि बीते 30 अगस्त को शिमला के कालीबाड़ी हॉल में मंच ने सेब सीजन के दौरान पेश आ रही समस्याओं को लेकर बागवानों के साथ 10 दिन के भीतर बैठक बुलाने की मांग उठाई थी। साथ ही समस्या हल न होने की स्थिति में सरकार को उपमंडल स्तर पर प्रदर्शन के लिए चेताया था, लेकिन सरकार ने समस्याओं का हल तो दूर वार्ता तक के लिए नहीं बुलाया, जिसके विरोध स्वरूप आज सड़कों पर उतरना पड़ा। बागवानों को मंडियों में सेब के सही दाम न मिलने और संकट के समय में सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये के खिलाफ संयुक्त किसान मंच ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ शिमला के शेर पंजाब से जिला उपायुक्त कार्यालय तक विरोध स्वरूप रैली निकाली और प्रदर्शन किया। सभा के अध्यक्ष व मंच के सदस्य कुलदीप तंवर ने आरोप लगाया कि सेब के दाम औंधे मुंह गिर रहे हैं, जिसके चलते बागवान परेशान हैं। बागवानों को उनकी फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है।
ऐसे में बागबान लगातार कश्मीर की तर्ज पर मंडी मध्यस्थता योजना के तहत एबीसी ग्रेड का सेब 60, 44 और 24 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि केरल की तर्ज पर विभिन्न फलों और फसलों पर किसानों और बागबानों को एमएसपी सुनिश्चित की जाए। तंवर ने सरकार को चेताया कि यदि 15 दिनों के भीतर सरकार ने बागबानों और किसानों की समस्याओं को एक मंच में बुलाकर नहीं सुना और मांगे नहीं मानी तो संयुक्त किसान मंच के बैनर तले सभी किसान संगठन 27 सितंबर को किसानों के भारत बंद का समर्थन कर हिमाचल भी बंद रखेंगे। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में 30 अगस्त को कालीबाड़ी हॉल में जो एक अधिवेशन हुआ था उसमें तय किया था कि अगर 10 दिनों के अंदर हिमाचल सरकार कीमतों में जो गिरावट आई है और उसके ऊपर अगर कोई ठोस सरकार निर्णय नहीं करेगी तो ये आज पूरे हिमाचल प्रदेश में ये धरना प्रदर्शन होंगे, सरकार को ज्ञापन दिए जाएंगे। उस कॉन्टेक्स्ट में आज यहाँ पर शिमला के अंदर भी ये धरना प्रदर्शन है और अन्य जगहों में भी, शिमला जिला में, कुल्लू में, किन्नौर में, मंडी में, जहाँ पर सेब का मुख्य रूप से उत्पादन होता है वहाँ पर ये धरना प्रदर्शन है। पर आज हमने देखा है कि जब से ये सरकार आई है, इन्होंने जो किसानों के साथ वादा किया था उस कॉन्टेक्स्ट में आज इन्होंने कुछ भी नहीं किया और अभी भी जो एमएसपी है वो केवल मुख्य रूप से धान और गेहूं में दिया जाता है और वो भी A2FL के फार्मूले पर, वो स्वामीनाथन के फार्मूले पर नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं है कि ये संभव नहीं है और जो श्री जयराम जी की सरकार है इसमें कुछ नहीं कर सकती है। ये हर चीज़ में ये बोलते हैं कि हम नंबर 1 पे हैं। तो सेब का जो मुख्य उद्योग हिमाचल प्रदेश में है और सेब के साथ जो अन्य सब्जी या अनाज जो हम पैदा करते हैं, किसी भी चीज़ पे हिमाचल प्रदेश में कुछ भी नहीं किसान बागवानों को मिलता और जो उपदान मिलते थे वो भी धीरे धीरे करके बंद हो गए हैं। केरल भारतवर्ष में पहला एक ऐसा राज्य है जिन्होंने अपने स्थापना दिवस 1 नवंबर 2020 से जो 16 किस्म की जो फल और सब्जियां हैं उसके अंदर एक न्यूनतम समर्थन मूल्य जो लागत मूल्य है और उसमें 20% मुनाफा राज्य सरकार के माध्यम से लागू किया है। लहसुन का न्यूनतम रेट वहां पर 139 रुपए प्रति किलो है और आज हिमाचल प्रदेश में जो हमारा किसान पैदा करता है लहसुन, उसको सिरमौर के अंदर 35-40 रुपया मिल रहा है। तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर हिमाचल सरकार चाहे, जो हमारी आज मुख्य मांग है कि सेब के ऊपर जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर ये इस समय मंडी इंटरवेंशन स्कीम के तहत उन्होंने 3 ग्रेड के ऊपर 60 रुपए, 44 रुपए और 24 रुपए 3 ग्रेड में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया है, हमारी यही आज प्रमुख मांग है कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य हिमाचल प्रदेश जो जम्मू कश्मीर के बाद दूसरा बड़ा राज्य है जहां सेब का उत्पादन होता है, उसे दें। इस धरना प्रदर्शन से हम हिमाचल सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आज से 15 दिन के अंदर इस पे कोई कुछ नहीं हुआ तो हिमाचल प्रदेश में संयुक्त किसान मंच और इसके जो 22 के करीब घटक है, जो संयुक्त किसान मोर्चा का एक सबसे बड़ा हिस्सा है, जो किसान सभा और अन्य संगठन, वो पूरे भारतवर्ष बंद का जो आह्वान किया गया है 27 तारीख का, उस दिन 27 तारीख को हिमाचल प्रदेश के अंदर भी एक बहुत बड़ा बंद होगा और हमें उम्मीद है कि हिमाचल सरकार, जयराम जी की सरकार, इस विषय पे तुरंत कोई ना कोई ठोस निर्णय लेगी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामले में शिमला कसुम्पटी के महली शोगी बाईपास रोड पर ब्योलिया में लैंडस्लाइड की वजह से एक मकान की दीवार ढह गई और दीवार का मलबा सड़क पर आ गिरा, जिस वजह से सड़क पर आवाजाही कई घंटों तक बाधित रही। राजधानी शिमला में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश अपना कहर बरपा रही है। बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन होने और पेड़ों के गिरने का सिलसिला जारी है। सोमवार सुबह भी शिमला कसुम्पटी के महली शोघी बाईपास रोड पर ब्योलिया में लैंडस्लाइड हुआ, जहां एक घर की दीवार ढह गई और मलबा सड़क पर आ गिरा। दीवार के गिरने के बाद आसपास के घरों को भी खतरा पैदा हो गया है। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि अगर मलबा नीचे साथ लगते घरों पर पड़ता तो काफी नुकसान हो सकता था। फिलहाल सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं दीवार का मलबा सड़क पर गिरने से कई घंटों तक गाड़ियों की आवाजाही बाधित रही, जिस कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारे द्वार से है जी,
सेब भरने जा रहे थे, हम फंसे 6 बजे से। नुकसान ही हो रहा है जी, नुकसान है, पार्टी गिर गई ये। हम आ रहे हैं जी, इधर नारकंडे भरने जा रहे हैं जी, आ रहे हैं परमाणु से। तो ये रास्ते की दिक्कत से हमारे को खड़ना पड़ता है, ये परेशानियाँ तो चलती हैं। बरसात का दिन है जी, टाइम है ये, चाहे दिन है चाहे रात है, हम तो चले रहते है ना जी। वो अब ये रास्ते ऐसे जाम होते हैं, जो छोटी गाड़ी वाला वो हमारे से आगे भागने को पड़ रहा है जी। तो हम इनको ये बोलते हैं, पहले देखो रोड, फिर पीछे देखो रोड, फिर आगे देखो मोड़। गड्डी उन्नी भजाओ जिन्नी को भी लोड नहीं, कुछ ना कुछ दिन तोड़ जाओ वे खाली जाए हो लोड। ये जाम की वजह से जी, अभी कोई पता नहीं है, 2 घंटे भी लग सकते, 4 भी लग सकते। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ हिमाचल प्रदेश ने भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश महामंत्री शीतल करोल ने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मचारी कई बार अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिले हैं। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि सरकार को आंगनबाड़ी स्कूलों को ही प्री प्राइमरी स्कूल बनाना चाहिए। इससे सरकार को भी अतिरिक्त ढांचा खड़ा नहीं करना पड़ेगा। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ प्रदेश के 38,000 कर्मचारियों की मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत है, लेकिन सरकार ने इनकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया है। इसके विरोध में संघ ने भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और डीसी को ज्ञापन सौंपा। संघ का कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो आगामी 29 नवंबर को प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के आंगनबाड़ी वर्कर्स भाग लेंगे। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश महामंत्री शीतल करोल ने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मचारी कई बार अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिले हैं। उन्होंने मांग की है कि सरकार को आंगनबाड़ी स्कूलों को ही प्री प्राइमरी स्कूल बनाना चाहिए। इससे सरकार को भी अतिरिक्त ढांचा खड़ा नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को उनके लिए नीति बनानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आगामी 29 नवम्बर को प्रदेश में अपनी मांगों को मनवाने के लिए महाधरना दिया जाएगा। हम लोग आज यहाँ पे भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले यहाँ पे धरना प्रदर्शन छोटा सा हमने अरेंज किया है। कोई तहसीलदार ऑफिस में, कोई एसडीएम ऑफिस में, कोई डीसी ऑफिस में, अपने नियर बाई जो भी रहेगा प्रशासन अधिकारी, उसके माध्यम से हम ज्ञापन और धरना प्रदर्शन छोटी मोटी रैली के माध्यम से सरकार तक अपना एक प्रस्ताव और ज्ञापन और मांग पत्र भेजेंगे। हमारी मुख्य मांगे जो भी हमने 15 फरवरी को भी दी थी, आपके सामने यहाँ रैली वगैरह हुई थी, वही है कि सबसे पहले कि जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या स्कीम वर्कर्स जो भी हैं कर्मचारी, उनको आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए। उसके लिए हमने उनमें डिमांड लिख के दी है, या तो हमारी कोई श्रेणी निर्धारित की जाए। प्री स्कूल को सरकार एक चलाने वाली है, तो जो 45 साल से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्री स्कूल को अनौपचारिक रूप से चला रही थी, हमारी मांग है कि सरकार के पास आर्थिक भी कमी रहती है, हमेशा रोता रहती है सरकार की आर्थिक अभाव है। तो हम कह रहे हैं जो अनौपचारिक से एक स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है प्री स्कूल का, उसी को मान्यता देते हुए औपचारिकता रूप से हम उसको प्री स्कूल को चलाएं। तो हमारी मांग यही है कि प्री स्कूल में हमें मान्यता दें, उससे सरकार का भी आधा बोझ कम हो जाएगा। क्या हमारे स्कीम वर्कर्स को जब सुबह से लेके शाम तक कोई हमारे वर्किंग आवर्स है ही नहीं, कहीं भी नहीं। आप दिल्ली चले जाओ या स्टेट सरकार के पास चले जाओ, कोई भी नोटिफिकेशन हमारे वर्किंग आवर्स की नहीं है किसी के पास। हमने पूछा भी तो कोई बताने को मतलब किसी के पास कोई चीज़ नहीं कि हमारे वर्किंग आवर्स क्या है। फिर भी बोलते हैं कि आपका वर्किंग आवर्स कंप्लीट नहीं होते। यदि हम डेली बेस के लिए बोलते हैं कि हमारे को डेली पे डालो, लेकिन हमारे को रात को 10 बजे भी हमारे से काम मांग लिया जाता है कि ये रिपोर्ट भेजो, तो इमीडिएट हमारे को भेजनी पड़ती है। बोलने का मतलब ये है कि काम करने से हम इनकार नहीं करते, लेकिन यदि सरकार प्रशासन हमारे से काम ले रहा है, उनकी स्कीमों को, उनके कामों को हम यदि ग्रास रूट तक लाभार्थियों तक पहुँचा रहे हैं, तो जब लाभ देने का टाइम है तो हम चाहते हैं कि वो भी हमें दिया जाए और आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए। और यदि अभी भी ये नहीं जागती है तो आने वाले टाइम में 29 नवंबर को भारतीय मजदूर संघ शिमला के अंदर बहुत विशाल रैली करने वाला है और सरकार का घेराव करेगा और उनको अपनी मांगों को मनवाने के लिए पूरा मजबूत। जहां एक और भारत अपनी आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश द्वारा भी अपने स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्णिम जयंती मनाई जा रही है, जिसके तहत देश और प्रदेश में विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा अंतर महाविद्यालय भाषण, निबंध लेखन एवं कविता लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग सभी जिलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया।
देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ और हिमाचल प्रदेश के स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में राजभाषा हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत अंतर महाविद्यालय निबंध लेखन एवं कविता लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान भाषा एवं संस्कृति विभाग के सहायक निदेशक कुसुम ने बताया कि राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता में 21 महाविद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि चंबा व किन्नौर को छोड़कर सभी जिलों के विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति सम्मान की भावना जागृत करना है। भाषण प्रतियोगिता करवाई जा रही है और इसके साथ ही साथ निबंध प्रतियोगिता तथा कविता लेखन प्रतियोगिता भी राज्य स्तर पे आयोजित की जा रही है और जिला स्तर पे भी इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया गया है। किसानों बागवानों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने शिमला में बागवान हित संरक्षण रैली निकाली। रैली के जरिए बागवानों की मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। पार्टी के कन्वीनर टीएन चौहान ने कहा कि मंडियों में बागवानों का शोषण हो रहा है। बागवानों को सेब और अन्य फसलों के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि बागवानों को उत्पाद के दोगुना दाम मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी बागवानों की इन मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेगी। ये रैली बागवानों के सपोर्ट में है। बागवानों का जो शोषण हो रहा है मार्केट द्वारा, खासकर हम तो ये कह रहे हैं कि मार्केट में भी कुछ ऐसे सिस्टम बन चुका है जो बागवानों से तो बड़ी कम दाम पर खरीदा जाता है और साथ ही साथ उसी टाइम में वो 3 गुना 4 गुना दाम पर मार्केट में बेचा भी जाता है रिटेल में। तो हमारा ये कहना है कि बागवानों को उनके उत्पाद का कम से कम जो कॉस्ट है उसका 2 गुना भाव उनको मिलना चाहिए, ताकि वो कम से कम ये अच्छी क्वालिटी के लिए अच्छा दाम मिलना चाहिए। ये तो मिनिमम है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट दे रही है, 9 रुपये दे रही है, 9.5 रुपये दे रही है, जबकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है 20 रुपये आता है पर किलो। तो इससे ज़्यादा ही मिलना चाहिए बागवानों को, तब जाके वो फ़ायदेमंद होगा उसके लिए। अदरवाइज़ तो वो अपने जो एफर्ट करता है, अपनी मजदूरी उसमें लगाता है, मेहनत करता है, उसके बदले में तो उसको कुछ नहीं मिला है। ये तो सिर्फ जो कॉस्ट है उसी को मीट आउट में करने में लग जाता है उसका बस, जो अभी दाम मिल रहा है। ये हम मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे जिलाधीश महोदय के मार्फत। इसमें कुछ हमने नए पॉइंट्स भी ऐड किए। एक हमने पहले दिया 7 तारीख को, उसमें 6 बिंदु थे, उनके बारे में हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है। लेकिन उसके अलावा अभी हम आप अगर देखें, एक एक्ट निकाला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में, उसमें ये प्रावधान किया गया था कि जो भी कृषि उत्पाद है उनका जिस दिन बिक्री होता है उसी दिन उनकी पेमेंट दी जाए उनको, या 3 दिन के अंदर दी जाए। लेकिन आज तक वो प्रैक्टिस कहीं भी नहीं हो पा रही है। ये एक हमारी डिमांड रहेगी सरकार से कि इसको लागू किया जाए। सरकार से निवेदन करते हैं कि स्पेशल इंस्ट्रक्शंस वहाँ बैरियर्स पर जो कंट्रोल कर रहे हैं उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, या उनको ज्ञान नहीं है या वो जानबूझकर कर रहे हैं, ऐसा करके उनको एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, ताकि ऐसे जो सीधे बागवान के नाम से जा रहा है मार्केट में, दूसरी मार्केट में, उसके लिए कोई फीस ना ली जाए। शिमला पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार से लंबित चिकित्सा बिल का जल्द भुगतान करने की मांग की है। एसोसिएशन का आरोप है कि पिछले 2 सालों से उनके चिकित्सा बिल का भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे पेंशनरों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में एसोसिएशन के सदस्यों ने पेंशनर के लंबित चिकित्सा बिलों का जल्द से जल्द भुगतान करने की मांग की है। 1.5 लाख पेंशनों की तरफ से आज फिर दोबारा हिमाचल सरकार को हम याद कराना चाहते हैं कि जो हमारे लंबित मांग है 5, 10, 15% अलाउंस को मूल वेतन में डालने की, उसके ऊपर आज तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ, ना सुनवाई हुई, ना उसको स्वीकृत किया जा रहा है। और दूसरी बात, 15 अगस्त को डीए की इंस्टॉलमेंट 6% अनाउंस की गई, जो कि पेंशनों की और मुलाजमों की 11% मिलनी चाहिए थी, और उसका भी अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से और उनकी कैबिनेट से प्रार्थना है कि कृपा करके डीए का जो है ऑर्डर तुरंत जारी कर दें। और इसके साथ साथ अभी मुलाजिमों की, हमारे कर्मचारियों की जेसीसी जो है 25 तारीख को रखी गई है, तो हम भी इसके लिए कितने सालों से कह रहे हैं कि हमारी जेसीसी बुलाई जाए। नवबहार में टैक्सियाँ जाती थी, लेकिन वो टैक्सी सर्विस वहाँ की बंद हो गई है। डॉक्टरों को तो आती है, लेकिन मुलाजिमों को
और बूढ़ों को टैक्सी नहीं मिल रही है। संजौली रोड के ऊपर कम से कम 25 टैक्सी चलती है, तो नवभार वालों को क्या उन्होंने गुनाह कर दिया है कि वहाँ को टैक्सी न चले। इसमें हमने आगे का क्या प्लान बनाना है, क्या एक्शन लेना है सारे पेंशनरों ने, ये हमारी कार्यकारिणी की जब भी बैठक बुलाई जाएगी उसमें हमारे 12 जिला के पदाधिकारी फैसला लेंगे कि आगे आगामी कार्रवाई हमने क्या कदम उठाना है सरकार के साथ, ये हमारा कहना है। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित राज्य पुस्तकालय भवन में शिमला के वरिष्ठ नागरिकों ने नगर निगम से एल्डर क्लब खोलने जाने की मांग की है। बता दें, रिज मैदान पर स्टेट लाइब्रेरी शिमला की ऐतिहासिक इमारत है। इसमें दरारें आ गई हैं और फर्श भी टूट गया है, जिसके चलते स्मार्ट सिटी के तहत इसकी हालत को सुधारने के लिए जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिस पर करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ऐसे में शिमला के वरिष्ठ नागरिकों ने नगर निगम शिमला से उनके लिए राज्य पुस्तकालय के ग्राउंड फ्लोर पर एल्डर क्लब यानी बुजुर्गों के लिए बैठने का स्थान उपलब्ध करवाने की गुहार लगाई है। नागरिक है, एक्चुअली उनके बैठने के लिए कोई चयनित स्थान नहीं है। हम जैसे आपको बताना चाह रहे हैं, धनाढ्य लोगों के लिए शिमला क्लब है, रंग कर्मियों के लिए गेटी थिएटर है, आर्मी वालों के लिए भी गेटी में क्लब है, आपका भी प्रेस का भी क्लब है। तो ऐसे महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क और उनका जो है लेडीज़ पार्क है, और बच्चों के लिए पुस्तकालय है चौड़ा मैदान। तो हमारे लिए जो बुजुर्ग है, इस वक्त शिमला शहर की कुल आबादी का 1/3 जो है बुजुर्ग है, उसमें 16,000 तो इकलौते पेंशनर्स ही शामिल हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उनके बैठने के लिए छोटा सा कोई स्थान हो। तो इस वक्त हमारी जो स्टेट लाइब्रेरी की बिल्डिंग जो रिज पे है, वो इसमें जीर्णोद्धार हो रहा है उसमें स्मार्ट सिटी में। तो उसके बाद हम चाहते हैं कि उसका ग्राउंड फ्लोर जो है वो हमें आवंटित किया जाए, ताकि सीनियर सिटीजन यहाँ आके आराम से अखबार पढ़ सके, बैठ सके थोड़ी देर के लिए। तो और हालांकि उसका उपरला फ्लोर जो है वो एज इट इज लाइब्रेरी बनी रहे बच्चों के लिए, तो हम एक ग्राउंड फ्लोर को चाहते हैं। इसलिए हम आज ये महापौर महोदय को एक ज्ञापन सौंपने हैं। हमने इस बाबत यहाँ के विधायक और जो मंत्री भी हैं उनको भी लिखा है, हमने एजुकेशन सेक्रेटरी को भी लिखा है और डायरेक्टर एजुकेशन को भी लिखा है कि ये कम से कम जो 1/3 पॉपुलेशन जो जिन वरिष्ठ नागरिकों की है उनके लिए थोड़ा सा चयनित स्थान मिलना यहाँ शहर के अंदर आवश्यक है। एक कोरोना काल से पहले हमारे कोई ग्राउंड फ्लोर था, सीनियर सिटीजन उसमें आते थे, 4-5 अखबारें लगी थी, हम बैठते थे, हमारे कार्ड बने हैं 40-50 लोगों के जो नए, बाकी पुराने तो बहुत हैं। तो हम उसमें बैठते थे। कोरोना काल में हमने जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और इसका अपनाया, हम नहीं आए। अभी उसके बाद जब से लाइब्रेरी खुली तो हमारा आना नहीं हुआ, तो स्टूडेंट्स ने वहाँ बैठना शुरू किया। तो स्टूडेंट्स के लिए उपरला फ्लोर है, चौड़ा मैदान लाइब्रेरी है, हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी में, हर स्कूल में लाइब्रेरी है। हम तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये भी अनुरोध करेंगे कि इन बच्चों के लिए स्कूलों में इतनी इस्टेब्लिश्ड लाइब्रेरी होनी चाहिए जैसे चौड़ा मैदान बनी है, ताकि बच्चों को इधर उधर ना भटकना पड़े और अपने प्रेमिसेस के अंदर ही पढ़ाई कर सकें। हम तो ये मांग करते हैं कि बच्चों के लिए भी और सुविधा मिले। जिला शिमला के कोटखाई में विभिन्न किसान संगठनों के संयुक्त किसान मंच की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कोटखाई क्षेत्र के किसानों व बागबानों के 7 संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में मौजूद किसान नेताओं ने कहा कि आज कृषि विशेष रूप से सेब की खेती पर गंभीर संकट आ गया है। सरकार द्वारा बागवानी में दी जा रही सब्सिडी बंद कर दी गई है, जिससे सेब की खेती की लागत बहुत अधिक बढ़ गई है। मौसम की मार से कृषि व सेब की खेती पर असर पड़ रहा है। किसान नेता संजय चौहान ने आरोप लगाया कि सरकार व एपीएमसी की लचर कार्यप्रणाली से किसानों का मंडियों में शोषण किया जा रहा है। बैठक के जरिए किसानों ने 11 सूत्रीय मांग पत्र तैयार कर इसे नायब तहसीलदार कोटखाई के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा। आप देखें, आज जो किसानों और बागवानों के विभिन्न संगठनों का जो संयुक्त किसान मंच प्रदेश के स्तर पर बना है, उसने तय किया था कि आज 13 सितंबर को पूरे तहसील, ब्लॉक व उपमंडल स्तर पर जो है किसानों और बागवानों की मांगों को लेकर एक 13 सूत्रीय जो मांग पत्र है वो जो है सरकार को सौंपा जाएगा। उसी के तहत आज जो है यहाँ पर आपने देखा है कि कोटखाई क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से जो है लोग यहाँ पर आए, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पूर्व में जो जनता के प्रतिनिधि रहे हैं, इसके अलावा जो इस क्षेत्र के अंदर विभिन्न किसानों और बागवानों के संगठन है वो जो है इसमें मौजूद रहे। आपको जैसा मालूम है, पिछले कुछ समय से जब ये 1.5 महीने से
विशेष रूप में ये सेब का सीजन जब से चला, जिस प्रकार की आशा किसान और बागवान को थी कि उसको जो है बेहतर मूल्य जो है उसके सेब का मिलेगा, परंतु वो मिला नहीं है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से जैसे ही ये अदानी और दूसरी कंपनियों ने जो रेट खोला है, और जो रेट आपको मालूम है पिछले साल से जो है करीब 20% कम है, क्योंकि पिछले साल अदानी का जो रेट था वो अच्छे सेब का वो 88 रुपये था, इस बारी जो है 72 रुपये खोला गया। उसके बाद मंडी जो है बुरी तरह से गिरी है और हम मांग कर रहे हैं इन प्रदर्शन के माध्यम से कि प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार जो है ये जो मंडी मध्यस्थता योजना जो लागू है, जिसमें सी ग्रेड का सेब जो है सरकार लेती है 9.5 रुपए के हिसाब से, वो जो है उसको कश्मीर की तर्ज पर जो है ABC का ग्रेड का सेब जो है वो लिया जाए और 60 रुपए 44 रुपए और सी ग्रेड का जो 24 रुपए है उसको जो है हिमाचल प्रदेश में तुरंत लागू करे, ताकि किसानों और बागवानों को जो है वो राहत मिल सके। इसके अलावा जो APMC कानून 2005 उसमें जो प्रावधान है उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि खुली बोली होगी, किलो के हिसाब से सेब बिकेगा और जिस दिन किसान बागवान का जो है वो उत्पाद बिकेगा, सेब बिकेगा, सेम डे जो है पेमेंट होनी है। परंतु आप देख रहे हैं 4-4 वर्षों से जो है किसानों की पेमेंट नहीं हो रही। युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शिमला ग्रामीण के अंतर्गत आने वाली पंचायत बागी द्वारा कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खिलाड़ी 14 सितंबर तक आवेदन दे सकते हैं। प्रतियोगिता 16 सितंबर से शुरू होगी, जिसमें केवल शिमला ग्रामीण के अंतर्गत आने वाली पंचायतें ही हिस्सा ले सकती हैं। पंचायत प्रधान नरेश ठाकुर ने बताया कि प्रतियोगिता के अंतिम दिन सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह और राजमाता बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध लोक गायक कुलदीप शर्मा भी अपनी प्रस्तुति देंगे। युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शिमला ग्रामीण के अंतर्गत आने वाली पंचायत बागी द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है। पंचायत बागी द्वारा कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खिलाड़ी 14 सितंबर तक आवेदन दे सकते हैं। प्रतियोगिता 16 सितंबर से शुरू होगी और प्रतियोगिता के अंतिम दिन सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह और राजमाता बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध लोक गायक कुलदीप शर्मा भी अपनी प्रस्तुति देंगे। पंचायत प्रधान नरेश ठाकुर ने कहा कि कोरोना के नियमों की पालना करते हुए ही प्रतियोगिता करवाई जाएगी। उन्होंने कहा जो टीम विजेता रहेगी उसे 51,000 प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 31,000 राशि दी जाएगी। साथ ही बेस्ट रेडर और डिफेंडर को भी सम्मानित किया जाएगा। ग्राम पंचायत बागी जो कबड्डी प्रतियोगिता का जो आयोजन कर रही है उसमें जो है शर्तें जो होगी वो पंचायत स्तर पे होगी और इसमें जो है ओपन टूर्नामेंट ये किया जा रहा है। इसमें पुरुष भाग लेंगे, युवा इसके अंदर भाग लेंगे और साथ में जो इसका प्रवेश शुल्क होगा वो 1100 रुपये है और साथ में जो है हमारा फर्स्ट प्राइज़ जो होगा वो 51,000 और ट्रॉफी के साथ होगा और रनर जो प्राइज़ है वो 31,000 और ट्रॉफी है और बेस्ट डिसिप्लिन के अंदर जो टीम खेलेगी उसके लिए भी मान सम्मानित किया जाएगा ट्रॉफी मोमेंटों के साथ और बेस्ट रेडर उसके लिए भी प्राइज के साथ सम्मानित किया जाएगा। बेस्ट डिफेंडर जो होगा उसके लिए भी मान सम्मान दिया जाएगा। बेस्ट प्लेयर जो ऑलराउंडर इस टूर्नामेंट का रहेगा उसको भी मान सम्मान बागी पंचायत और जो भी हमारी संस्था है जो इसकी कमेटी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो पूरे मान सम्मान इससे करेंगे और साथ में अपने प्रधानों के साथ वो प्रमाण पत्र सहित अपने खिलाड़ी जो खेलेंगे वो प्रमाणित पत्र साथ लाए ताकि इसमें जो है इस किसी प्रकार की शंका ना रहे कि किस पंचायत का खिलाड़ी जो है दूसरी पंचायत से खेल रहा है। तो एक प्रति जो इसकी ये होगी टीम वो एक पंचायत स्तर की हो। इस टूर्नामेंट के अंदर जो है पुरुषी और युवा और किसी पंचायत के अंदर अगर 2 टीमें बनती है, 3 बनती है, 4 बनती है, वो कितनी भी टीमें बनेगी तो सबको इस प्रतियोगिता के अंदर भाग लेने का अधिकार रहेगा। और साथ में जो हमारे प्रवेश तो वो अंतिम दिन जो है हमारा जिस दिन क्लोजिंग डे होगा उस दिन जो है हम एक लाइव स्टेज प्रोग्राम जो है नाइट में करेंगे और जितने भी युवा इसके अंदर भाग लेंगे इस प्रतियोगिता में उन सबको आमंत्रित करके गेट गैदर करके जो है कुलदीप शर्मा हमारे जो हिमाचल प्रदेश के लोक गायक है
पहाड़ी लोक गायक है उनको बुलाया है और उस की जो मुख्य अतिथि होंगे राजा विक्रमादित्य जी और हमारी राजमाता प्रतिभा सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में उसमें शामिल होंगे और युवा को जो है हौसला बजाई और उनका मार्गदर्शन करेंगे। एचआरटीसी के एमडी के साथ हुई संयुक्त समन्वय समिति की बैठक में कर्मचारियों की मांगे न माने जाने पर यूनियन ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ शिमला के पुराना बस अड्डा पर प्रदर्शन किया और मांगे न माने जाने पर संयुक्त समन्वय समिति ने 14 सितंबर यानी कल भी विशाल प्रदर्शन की चेतावनी दी है और कहा कि अगर प्रबंधन फिर भी मांगे नहीं मानती तो भविष्य में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। बैठक जो थी निगम प्रबंधन ने संयुक्त समिति का जो 31 अगस्त को जो नोटिस किया था उस पर जो है निगम प्रबंधन ने बैठक बुलाई थी और ठीक 3:30 बजे संयुक्त समन्वय समिति के तमाम पदाधिकारी बैठक में गए और बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में जो बैठक हुई है। निगम प्रबंधन ने कुछ एक मांगों जो हमारी शुरुआत की जो मांगे थी उसमें अपनी सहमति जताई कि हम इसमें जो है इसी तरह के एक्शन करेंगे, परंतु जो कर्मचारियों की जो मुख्य मांगे थी लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा की जो हमारे वित्तीय लाभ जो निगम प्रबंधन के पास रुके पड़े हैं उन पर मेन मुख्य मुद्दा था। तो तत्कालीन जो हमारे एमडी महोदय हैं उन्होंने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा कि अभी तत्काल में आपके ड्यूज देना संभव नहीं है। तो हमने उनके पास तर्क रखा कि राज्य सरकार तमाम अपने कर्मचारियों को लगभग सारे ड्यूज दे चुकी है और ऐसे भी कुछ कर्मचारी है जो आज दिन तक अपने कार्यालय में नहीं पहुंचे हैं, परंतु एचआरटीसी का कर्मचारी रात दिन देश और प्रदेश के जनता जनार्दन को अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। तो सरकार क्यों एचआरटीसी के कर्मचारियों से इस सौतेला व्यवहार कर रही है। आज हमने ये भी बात रखी कि कर्मचारियों का जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को जो लाभ आज से 3 साल पहले मिल चुके हैं 13% उसमें IR शामिल है। 2 जनवरी 2019 से 4% दिए हैं, जुलाई 2019 से 5% दिए हैं और अभी हाल ही में राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को 6% दिए भी जो है अनाउंस कर दिया, परंतु आज एचआरटीसी का कर्मचारी उन सभी लाभों से वंचित है। इसके बावजूद हमारा जो एचआरटीसी का जो चालक प्रचालक जो वर्ग है जो रात दिन जो सेवा देता है अपने घर परिवार से समाज से कटा रहता है और अपनी जेब से जो खर्च करता है 33 महीनों का चालकों प्रचालकों का हमारा जो है नाइट ओवर टाइम पेंडिंग पड़ा है। तो हमने उन्हें ये भी कहा कि आप कम से कम चलो जो हमारा पिछला जो बकाया आपके पास पड़ा है उसको एक अलग अलग इंस्टॉलमेंटों में कर्मचारियों को दे, परंतु भविष्य के लिए आप जो हमारी तयशुदा जो नीति थी कर्मचारियों की जो 22 तारीख को हर एक महीने जो चालकों प्रचालकों को रात्रि भत्ता और ओवर टाइम भत्ता जो मिलता था उसको जो रूटीन में उसको लाया जाए, तो इस पर भी उन्होंने अपनी सहमति प्रदान नहीं की। इन्हीं बातों पर से कर्मचारियों को जब वहाँ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला तो कर्मचारियों को जो है कल जो प्रस्तावित धरना प्रदर्शन है 14 सितंबर का वो उस फैसले पे अड़ी गए है। वो अलग चीज अभी जो हमारा एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन है सरकार को चिताने का एक प्रयास है। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से कई जिलों में जमकर बारिश हो रही है, जिसके चलते जगह जगह लैंडस्लाइड और पेड़ों के गिरने की घटनाएं सामने आ रही है। सोमवार को भी शिमला सहित कई क्षेत्रों में बारिश हुई। वहीं आगामी दिनों की बात करें 4 जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में 3 दिन तक मौसम साफ रहेगा। इस दौरान केवल शिमला, सोलन, कांगड़ा, सिरमौर में ही बारिश की संभावना जताई गई है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि आगामी दिनों में मानसून के कमजोर होने की संभावना विभाग ने जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष मानसून की गति तेज है। अब तक मानसून में 600 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई है, जिसमें सबसे अधिक बारिश कुल्लू, कांगड़ा व मंडी में हुई है। किन्नौर और लाहौल स्पीति में सबसे कम बारिश हुई है। पिछले 48 घंटों में भूस्खलन की संभावना भी बढ़ गई है, जिसमें मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में इसका खतरा ज्यादा है। आगामी 3-4 दिनों तक सिरमौर, शिमला, ऊना जिले को छोड़कर बाकी जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है। इस वर्ष पिछले साल के मुकाबले सामान्य बारिश हुई है, जिसका फसलों को भी फायदा मिलेगा और साथ ही ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात भी हुआ है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल तापमान सामान्य से कम है और आने वाले दिनों में सामान्य होने की संभावना है। पिछले 2 से 3 दिनों में शिमला में भी हैवी रेनफॉल हुआ पिछले 2 से 3 दिनों में, और पिछले 24 घंटे में मनाली में 97 मिलीमीटर बारिश हुआ, कुल्लू में। और आने वाले दिनों में लेकिन अब जो है मानसून जो है कमज़ोर पड़ जाएगा, बारिशें भी कम होंगी
हालांकि बीच बीच में जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर सोलन जिले हैं वहाँ पे संभावना है कि कुछ बीच बीच में बारिशें रहेगी। ओवरऑल मानसून जो है अब अगले 3 से 4 दिन जो है कम होगा, बारिशें भी कम हो जाएंगी और ये जो फॉगी वेदर भी बना होता है इससे भी रिलीफ मिलेगा। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।